लेकिन चुनावी समय आ गए, सभी लोग गतिविधियों में मशगूल हो गए हैं, काम करने लगे हैं। वो भी काम नहीं कर रहे हैं, बस कार्यक्रम दिखावा कर रहे हैं, जिसको आप सभी बोलते हैं बरसाती मेंढक। बरसाती मेंढक नहीं बनना है, आप काम कीजिए। कुछ समय पहले एक बहुत अपने आप को यहाँ पे आए थे, अब मैं चर्चा क्या करूं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर शायद कहीं जा रहे हैं। ऐसे लोग से बचना है हम सबको। युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों से आप जरूर बचें। ये इंसान के रूप में एक खाल ढक के घूमते हैं, शिकार करते हैं, आपका सौदा करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, और फिर बाद में आप मेरे पास आते हैं, सर उसने तो ऐसा किया, वो तो ऐसा रहा। इसलिए मैं आपको सबसे पहले आगाह करता हूं, आप बचें ऐसे लोगों से। देखिए, एनडीए सरकार अपने कार्यों के लिए शुरू से जानी जाती रही है, चाहे विदेशी कार्य हो या हमारे देश में जो प्रगति के कार्य हुए हों, हर क्षेत्र में। ये सड़क से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य, सामाजिक, धार्मिक, मतलब कहें तो सर्वांगीण विकास हुआ है। और अभी बक्सर का भी विकास, चूंकि कुछ महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे और उन्होंने योजनाओं की झड़ियां लगा दी, और उन योजनाएं, कई मंत्री और नेता पहले आते रहे महागठबंधन के, लेकिन ये सब वादे करते हैं, वादों और परिवारवाद से आगे बढ़ के गए नहीं कभी। लेकिन नीतीश जी ने जो वादा किया उसको निभाया, और आज जो जो उन्होंने योजनाओं का यहाँ जिक्र किया था लागू करने का, वह योजनाएं सारी शुरू हो गई, जैसा आपने अभी बताया, और हम इस पे चर्चा भी करते हैं। केंद्रीय विद्यालय की मांग पिछले 10-15 सालों से रही है बक्सर की, और जरूरत भी थी, भाड़े पे चल रही थी एमपी हाई स्कूल में। लेकिन अब उसके लिए जमीन का आवंटन हो चुका है, और वो जमीन 3.81 एकड़ जमीन है, ठीक है। तो ये तो कार्य शुरू हो गया है, और इसके श्रेय जो आपने बताया, देखिए ये लोग काम नहीं करते, आरजेडी के लोग, ये सिर्फ श्रेय लेना जानते हैं, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाना जानते हैं, सिर्फ गुमराह किया इन्होंने। मुझे लगता है कि पिछले अभी लोकसभा के चुनाव के बाद आरजेडी जो बक्सर में चयनित हुई है, जीते हैं, मुझे लगता है बक्सर तो सांसद विहीन है। हम सबको तो नजर नहीं आता कोई सांसद भी है यहाँ पे। पहले चौबे जी थे, लगातार कार्य करते थे, घूमते थे, मौजूद रहते थे, जबकि वो बक्सर के नहीं थे। ये भी बक्सर के नहीं है, लेकिन फिर भी नजर नहीं आते। ये श्रेय लेना सोशल मीडिया पर तो दिख जाता है कि मेरे प्रयासों से जो है, तो ये सोशल मीडिया पे ना, अभी देखिए केंद्रीय विद्यालय की मांग कब की है, इसको पूरा कौन कर रहा है, एनडीए सरकार। लेकिन अननेसेसरी झूठा लोगों को गुमराह करने के लिए अपना श्रेय लेना है। काम सीवरेज परियोजना भी आया 255 करोड़ का, उसमें भी एनडीए सरकार, उसमें भी जो सांसद महोदय हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिल्कुल नहीं। मिथिलेश तिवारी जी ने इस पे बहुत कोशिश किया। हमारे एनडीए सरकार, भाजपा के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जाके पटना कार्यालय में मंत्रियों से लगातार मिलना जुलना, बक्सर की प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त हो इसके बारे में बात करना, और फिर ये प्रशस्त हुआ है, ये मांग रखी गई और आज पूरा भी हुआ है। अभी देखिए बांध पे जो हमारे अहिरौली सारिमपुर से नैनीजोर की, ये भी पास हो चुका है। मैं तो कई बार इस रास्ते से गया भी हूँ, उस आसपास के क्षेत्रों में मैंने कई बार कैंप भी किया है, बाढ़ के समय भी मैंने भ्रमण भी किया है। बहुत सारे लोग प्रभावित होते थे, जान माल की क्षति हमेशा होती रही है। अब रोड बन जाने से एक तो इतना सौंदर्यीकरण होगा, आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, गंगा नदी के किनारे ये रोड हो और किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे हों, कितना रमणीक दृश्य बनेगा। और साथ ही साथ पानी के कटाव से और बहाव से जो आसपास के ग्रामीण प्रभावित होते थे वो भी बचेंगे, साथ ही साथ विकास होंगे, दुकानें खुलेंगी, लोगों के रोजगार बढ़ेंगे, यातायात की व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, लोगों की सुविधाएं होंगी। ये सारा तो एनडीए सरकार प्रोवाइड कर रही है। और अभी आप देखिए, मेरे पास तो जो चौसा थर्मल प्लांट है, वहां से हमेशा कोई ना कोई आता है, मरीज के तौर पर मिलता है। मैं देखता हूँ कितना वहाँ प्रगति हुआ है, हमारे बक्सर के लोगों को रोजगार मिला है, आसपास के गांव की प्रगति हुई है। वहाँ जमीन देखिए कितनी महंगी हो गई है,
लोग रहने लगे हैं। वहाँ किराए पे गांव-गांव में लोग जाते हैं, घर बनाने लगे हैं, तो गांव में भी रोजगार मिला है। तो ये सारी संभावनाएं कैसे हुई हैं? ये वादों पे सिर्फ नहीं हुआ है, ये धरती पे दिखा है। और मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जन चौपाल। मोदी जी की और एनडीए सरकार की सभी योजनाओं को, जो कार्य हो रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का मैंने संकल्प लिया है और मैं लगातार कार्य कर रहा हूं। आज ही आपसे मुखातिब होने के बाद शाम 5 बजे से मेरा दौरा होगा चौसा, कमरपुर और चुन्नी। जनसभाएं करूंगा, लोगों से मिलूंगा, जन यात्रा होगी और लोगों को प्रगति के बारे में बताऊंगा और सच्चाई से अवगत कराऊंगा कि आपको गुमराह नहीं होना है, जाति और धर्म पे नहीं बंटना है। आप सिर्फ विकास देखें जो मोदी जी ने दिखाया है। मैं तो लगातार बोलते रहा हूं और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, आप ग्राउंड पे देखिए, आप समझिए और महसूस कीजिए, काम हुए हैं। लेकिन एक सवाल आपसे लोगों का रहता है हमेशा। डॉक्टर राजेश मिश्रा एक विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, काफी अनुभवी हैं। आपके पास समय उतना नहीं है क्योंकि आपके पास मरीजों की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन फिर भी आप जो है क्षेत्र में क्यों जाते हैं? क्यों आप मोदी सरकार के जो किए गए कार्य हैं उसको जनाना चाह रहे हैं? क्या आपके इसके पीछे क्या मंशा है आपकी? देखिए, आपने अभी जो पूछा, मुझे लगता है आपको 1.5 घंटा हो गया है वेट किए हुए। इस बात की खेद है मुझे, क्योंकि पेशेंट मेरे पास थे, बहुत भीड़ थी। फिर थोड़ी देर रिक्वेस्ट किया मैंने पेशेंट को, मुझे थोड़ा सा एक बात करना है, तब मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं काम करता हूँ कि देखिए, एक चिकित्सक के नाते, एक समाज सेवी के नाते, एक लोगों के लिए जुड़ाव के नाते मेरे भी एक साधन संसाधन सीमित है। मैं क्या कर पाऊंगा अभी? कुछ गरीब मरीजों की फ्री में इलाज कर सकता हूँ, हेल्थ कैंप लगा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ कि बक्सर को एक बड़ा यूनिवर्सिटी बना के दूँ, एक व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास नहीं है उतने व्यवस्था। अभी देखिए, यहाँ पे बक्सर गोलंबर से मुझे लगता है कृष्णापुरम तक जाम लगा रहता है। मैं एक व्यक्तिगत नाते नहीं कर सकता है, प्रशासन में नहीं हूं, व्यवस्था में नहीं हूं, सिस्टम में नहीं हूं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ के जो चयनित प्रतिनिधि, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन। लेकिन आज कोई अच्छा स्ट्रांग यहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाला होता कोई विधायक, तो इनको बहुत ठोस कदम उठाना पड़ता है। लेकिन विधायक जी को तो लेकर कहा जाता है कि कमीशन के चक्कर में रहते हैं, इसलिए बोली नहीं निकलता है। अब तो देखिए, हम तो इसमें नहीं जाए कमीशन क्या हो तो क्या चलता है, लेकिन हम तो सामने जो हमको दिखता है वो बुरा लगता है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए मुझे आने की जरूरत है। स्वास्थ्य को देखिए, कितनी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। गरीब बेचारे आता है, मैं क्या करूं? फीस कम कर देता हूं, फीस छोड़ देता हूं। ये कितने लोगों का फीस छोड़ूंगा? कितने लोगों को फ्री में इलाज करूंगा? तो मैं तो चाहता हूं कि सिस्टम में आके सिस्टम में बदलाव किया जाए, बक्सर को आगे बढ़ाया जाए। सिर्फ कार्यक्रम कर देने से, छोटे बड़े बड़े कार्यक्रम, पैसे, अरे भाई आप लोगों में खर्च ना कीजिए। उस कार्यक्रम के 1 दिन 2 दिन के कार्यक्रम से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? लोगों की भीड़ जुटा लेंगे, लेकिन लोगों को समझ आती है बातें कि भीड़ जुटा लेने से कुछ नहीं हल होने वाला हमारे बक्सर का। हमारे बक्सर आज चीख चीख के पुकार रही है कि मुझे उस प्रगति मार्ग पे लेके आइए जो पूरा देश प्रगति कर रहा है। हम क्यों पिछड़े हुए हैं? हमारा बक्सर क्यों पिछड़ा हुआ है? मैं इसके लिए हर कोशिश करूंगा, हर प्रयास करूंगा और बक्सर के उत्थान के लिए। और इसके लिए मैं बार बार यही बात करता हूं, मैं टिकट का कभी भूखा नहीं हूं और टिकट की मुझे कोई दरकार नहीं। मुझे काम का भूखा हूं, मैं लोगों के लिए समर्पित हूं और काम करता रहता हूं। इसका चुनाव से या चुनाव के नतीजे से कोई संबंध नहीं है कि चुनाव अभी आ गया। मेरा कार्य देखें, लोकसभा के पहले से कार्य कर रहा हूं और उसके बाद भी कार्य करता रहा हूं, लेकिन चुनावी समय आ गए, सभी लोग गतिविधियों में मशगूल हो गए हैं, काम करने लगे हैं। वो भी काम नहीं कर रहे हैं, बस कार्यक्रम दिखावा कर रहे हैं, जिसको आप सभी बोलते हैं बरसाती मेंढक। बरसाती मेंढक नहीं बनना है, आप काम कीजिए। कुछ समय पहले एक बहुत अपने आप को यहाँ पे आए थे, अब मैं चर्चा क्या करूं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर शायद कहीं जा रहे हैं। ऐसे लोग से बचना है हम सबको। युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों से आप जरूर बचें। ये इंसान के रूप में एक खाल
ढक के घूमते हैं, शिकार करते हैं, आपका भावनाओं से सौदा करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और फिर बाद में आप मेरे पास आते हैं, सर उसने तो ऐसा किया, वो तो ऐसा रहा। इसलिए मैं आपको सबसे पहले आगाह करता हूं, आप बचें ऐसे लोगों से। विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होने वाला है डॉक्टर साहब? जिस प्रकार से अभी विकास की गति तेज हुई है, इसका विधानसभा में किस एकदम तरह का, क्योंकि देखिए, महागठबंधन दावा कर रहा है कि इस बार हम लोग मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटा देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बार तो भाजपा मतलब एनडीए सरकार बहुमत से सरकार बनाने वाली है और इस बार बक्सर हारने वाला नहीं है, शाहाबाद नहीं हारने वाला। पूरे शाहाबाद में इस बार की जो प्रचंड जीत होगी वो पूरा बिहार देखेगा। तो इस बार तस्वीर बदलने वाली है। बिल्कुल बदलने वाली है, बदल रही है। लेकिन कहा जाए कि मुख्यमंत्री जिस दूल्हे के बदौलत बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आई है, वो मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से गड़बड़ा गए हैं। देखिए ऐसा नहीं है, एक एज का थोड़ा बहुत प्रभाव होता है और ये जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, बहुत सारे आजकल यंत्र तंत्र आ गए हैं, आप कुछ भी दिखा सकते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। आप देखिए बक्सर में आए, आपको लगा, हमें भी नहीं लगा, हम गए भी थे, अच्छा बोला, अच्छा काम किया, लगातार कर रहे हैं नीतीश जी, लोगों के बीच में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं। कौन सा योजना आपको फेलियर नजर आया आज के समय में? मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। शराबबंदी को किस रूप में? शराबबंदी को बहुत अच्छा मैं फैसला मानता हूं और इस पे बहुत लंबा विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि अभी मैं नाम लूंगा, प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जैसे मेरी सरकार बनेगी या मैं जीत के आऊंगा, सबसे पहला काम करूंगा शराबबंदी को खत्म करूंगा। ये तो तेजस्वी यादव ने भी बोला था। ये एक बहुत बड़ा, आप सोचिए, इस पे मैं लंबा चौड़ा बोलने वाला हूं, लेकिन ये बहुत गलत फैसला होगा। ये हमारी माताओं, बहनों, युवाओं के लिए जिनके घर में शराब या नशाखोरी में रहते हैं, उसके लिए बहुत, और एक्सीडेंट जो रोड पे तो ऐसे आप देखिए, जब शराबबंदी में फिर भी इतनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं, इसको तो कतई लागू नहीं होना चाहिए। शराबबंदी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। रुक भी तो नहीं रहा है सर। नहीं आज तो उसमें देखिए, पकड़े जा रहे किसी हैं। भी सिस्टम में कहीं कमी आ रही है तो हमको उस पर देखना पड़ेगा। क्या प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी नहीं की जा रही है? बक्सर में तो नशाखोरी बहुत चरम सीमा पे है, हर तरीके की नशाखोरी है, तो फेलियर तो है ना। लोगों का कहना है कि जब भट्टियां चलती थी शराब की, उस समय जितने पियक्कड़ नहीं घुमा करते थे, आज के समय में कहने को तो है कि पियक्कड़ी बंद हो गया है, लेकिन घर घर लोग पियक्कड़ हो गए हैं। शादी विवाह में फैशन हो गया है कि आपके यहाँ यदि दारू का व्यवस्था किया गया है तो आपको खास माना जाएगा। नहीं देखिए, इसमें प्रशासन, मुझे लगता है कि सरकार योजनाएं बनाती है और जो आम नागरिक जनता के हित में होती है, ये पूरी तरीके से जनता के हित में, इसमें यदि कहीं कहीं चूक आ रही है तो मुझे तो प्रशासन को मुस्तैदी से इस पे काम करना चाहिए और वैसे तत्वों को आइडेंटिफाई करके पनिश करना चाहिए जो शराब को प्रमोट करते हैं और आज भी खरीद बिक्री करते हैं। और हमारे जैसे लोग कभी आए व्यवस्था में तो सबसे पहले मैं नशाखोरी को खत्म करने वाला हूं। जातिगत जनगणना होने वाला है पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका, उनकी सरकार ने की है कि जातिगत जनगणना कराया जाएगा। इसके पहले जब बिहार में जातिगत जनगणना कराने की जो मांग हो रही थी और नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया था, उस समय एनडीए के ही लोगों ने विरोध किया था। जातिगत जनगणना कराने से देश बटेगा और एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि एक रहेंगे सिर्फ रहेंगे, बटोगे तो बटोगे। मोदी जी ने भी कहा था। तो क्या नहीं लगता कि आज फिर आप वही रास्ते पर चल दिए हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि बटोगे तो बटोगे और फिर जातिगत जनगणना पूरे देश भर में करा रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि अभी भी हमारे सिस्टम में चाहे रोजगार हो चाहे एजुकेशन हो, उसमें कैटेगराइज है जाति के हिसाब से, ओबीसी, जनरल क्लास, ईबीसी, फिर आपके एससी एसटी। तो उसमें अब क्या हो रहा है कि आकलन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है कौन उस कैटेगरी में है। बहुत सारे लोग जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, वंचित। तो गरीब अमीर का सीधे आंकड़ा निकाला जाता है? नहीं, अब पहले तो जातिगत जरूरत है। हाँ बिल्कुल जरूरत है ना। अब गरीब अमीर होगा तो पूरा सिस्टम पहले उसके हिसाब से लाना पड़ेगा। हिंदू का ही जाति गिना जाएगा या मुसलमान का? नहीं नहीं, बिल्कुल सबका ना, सबका। अब गरीब अमीर आप जो बोल रहे हैं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पूरा संशोधन करना पड़ेगा। अभी जो व्यवस्था है हमारा, उसमें तो जातिगत जनगणना हो तो भी जो वंचित लोग हैं जिनको समुचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही उनको मिलेगी और इससे अच्छा होगा।
मतदान में अच्छा होगा, सरकार को समझ आएगी योजनाओं के बारे में, तो लोगों के ही फायदे होंगे इससे।